सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट पर्दा शुएब और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। और मेरे साथ हैं तलहा जतोई जी। जनाब, एहतजाज, मारधार, आईनी तावीलात, कोर्ट कचहरी के मामलात और अदालती अहकामात के बाद आखिरकार फाइनली हमजा शहबाज शरीफ ने आज वजीर आला पंजाब का हल्फ उठा ही लिया। आखिरकार आज वो वजीर आला पंजाब बन ही गए। लेकिन जिस तरह वो वजीर आला पंजाब बने उसके ऊपर भी बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पहला उनको ओथ लेना था गवर्नर साहब से, वो गवर्नर साहब ने मना कर दिया। स्पीकर से लेना था प्रोविंशियल असेंबली की, उन्होंने भी मना कर दिया। और फिर नेशनल असेंबली की स्पीकर ने उनसे ओथ लिया, हलफ उठाया। इसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको लोग ये कह रहे हैं कि आईनी बुरान पैदा हो गया है, क्योंकि ना जो प्रोविंशियल असेंबली है, पंजाब असेंबली है, उनके स्पीकर नहीं मानते हमजा शहबाज को वजीर आला, आपके गवर्नर पंजाब नहीं मानते हमजा शहबाज को वजीर आला। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके असरात क्या मुरतब होंगे मैनेजमेंट पर, पॉलिटिक्स पर, सियासत पर, सूबे पर, पाकिस्तान पर, इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर, अदालती हुक्म पर स्पीकर कौमी असेंबली के जरिए हलफ बर्दारी। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब की हैसियत से काम करने को तैयार, गवर्नर और स्पीकर पंजाब असेंबली का उन्हें वजीर आला मानने से इनकार। क्या सूबे में नया आईनी बोरान पैदा हो रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर खारजा बनते ही जुल्फिकार भुट्टो से मवाजना। सोशल मीडिया पर नाना और नवासे के चर्चे। बिलावल पर भुट्टो की सियासी मीरास की भारी जिम्मेदारी है। ईद पर कैम्ब्रिज के इम्तिहानात, तलबा परेशान। ईद मनाए या इम्तिहानात की तैयारी में लग जाएं। स्कूल इंतजामिया को भी इम्तिहानात के बंदोबस्त ने परेशान कर दिया। और माह रमजान में कुरान के खूबसूरत नुस्खों की नुमाइश। कराची में मुनाकिदा तकरीब में फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ जबानों में छपे तर्जुमे भी लोगों की खुसूसी दिलचस्पी बने। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज तो बन गए हैं, हलफ भी उन्होंने ले लिया है। लेकिन आईनी तजाद अपनी जगह खड़ा है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा अब भी उन्हें वजीर आला मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह उनकी हलफ बर्दारी है, क्योंकि आमतौर पर वजीर आला से हलफ लेने का इख्तियार गवर्नर के पास होता है, फिर सदर अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करता है। लेकिन यहाँ हमजा शहबाज हलफ लिया है स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को। और ये उनको इसलिए लेना पड़ा क्योंकि दोनों ने, गवर्नर पंजाब ने भी और स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी वाज़े तौर पर मना कर दिया कि हम हलफ नहीं लेंगे। सूरत हाल पेचीदा हो गई है। क्या आईनी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू खड़ा होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कानूनी माहिरीन भी होंगे, रहनुमा भी होंगे। लेकिन ऑफकोर्स जो सिचुएशन इस वक्त है वो बड़ी पेचीदा है, परेशान कुन है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। माहिर कानून आरिफ चौधरी हमारे साथ से मौजूद है। आरिफ साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर एक सूबे का स्पीकर, एक सूबे का गवर्नर चीफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट ही ना करें, माने ही ना कि ये वजीर आला है, तो क्या आईनी मुश्किलात सामने आ सकती हैं? बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि ये मानने ना मानने वाली बात नहीं है। बात तो ये है कि आइन के अंदर एक तरीक़ेकार दर्ज है इलेक्शन का। चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होगा, और फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन के यानी इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर जो है वो उनसे हलफ कौन लेगा। तो यहाँ बिल्कुल उनका मौक़िफ़ जो अदालत के अंदर मौजूद था और आज भी है, और फिर इस पर लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया जाएगा, वो मौक़िफ़ उनका ये था कि इलेक्शन इन फैक्ट हुआ नहीं। इलेक्शन जो था उस दिन सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि जिससे कुछ लोग जख्मी हो गए और बहुत ज़्यादा दंगा फसाद और हाल के अंदर दिंगा पुश्ती हुई, जिससे एक मेंबर जो थी पार्लियामेंट की वो बाकायदा मौत और ज़िंदगी कश्म में मुब्तला हुई, और बाकी जो है वो डिप्टी स्पीकर भी जख्मी हुए और स्पीकर भी जख्मी हुए, और सारा माहौल जो था वो इस तरह का बन गया कि जिसमें इलेक्शन नहीं हुए। तो उस बुनियाद पर जो चीफ गवर्नर हैं उन्होंने बाकायदा ये इसका रास्ता भी लिखा प्रेसिडेंट को और अपनी रिजर्वेशन से आगाह किया कि मैं
आईनी सरबराह हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मेन जो वजह है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन में नहीं कर सकता, हलफ नहीं ले सकता। अब होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई थी, इसका आईनी हल निकालने के लिए अगर लाहौर हाई कोर्ट से राब्ता किया गया था, तो लाहौर हाई कोर्ट को उस वक्त लार्जर बेंच तश्कील देना चाहिए था और इस आईनी मसले का हल बाकायदा तलाश करना चाहिए था कि इसमें सूरत हाल क्या बनती है, ऐसी सूरत में किसकी क्या जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करता तो फिर उसका इलाज क्या है। लेकिन ये जो हुआ है कि बार बार 3-4 ऑर्डर में सुजेस्ट किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, और फिर उसके बाद फिर पहले प्रेसिडेंट को ऑर्डर कर दिया चीफ जस्टिस ने, और प्रेसिडेंट के फिर कहा गया कि जी आप उसको उन्होंने कहा कि ये देंगे हलफ, जो उसके सेनेट के चेयरमैन है उन्होंने भी ना लिया, तो उसके बाद फाइनली फिर अदालत में चले गए और फिर उन्होंने हुक्म दे दिया कि जी आप टाइम तक मुकर्रर कर दिया गया कि इतने बजे आप हलफ लेंगे, और कौमी असम्बली के स्पीकर को ये कहा गया। अब बात तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर को कैसे डायरेक्शन दे सकती है हलफ लेने के लिए, और जो चीज़ आइन में दर्ज नहीं है उसका अपने तौर पर फैसला कैसे कर सकती है। यही वजह है कि आइन के वो हिस्से जो उनके जजमेंट के हैं जो बहुत ज़्यादा मुतराज़ है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने गवर्नर और सदर ने हलफ की खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो उसे मुअत्तल कर दिया है उसमें इंट्रा कोर्ट अपील में फौरी तौर पर, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो मैं इस मामले में समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा तूफान बदतमीजी इसे कह सके, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस का यानी एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ती हुई टूटती हुई नजर आ रही हैं, और ये मामला इतना आसानी से इसका अहाता नहीं किया जा सकता कि ये कहें कि जी गवर्नर भी नहीं मान रहा, ये बात इससे कहीं ज्यादा है। और फिर उसके बाद अदालतों की जिम्मेदारी के क्या, आर्टिकल 69 और आर्टिकल 66 इनके होते हुए अदालतें जो है वो आएगी पार्लियामेंट के सारे मामलात में और खुद फैसला करेगी जहां पार्लियामेंट नहीं कर रही, या उसी तरह जिस तरह ये अरेंजमेंट की गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि अदालत का मामला होगा तो अदालत डील करेगी, पार्लियामेंट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, पार्लियामेंट का मामला होगा तो पार्लियामेंट डील करेगी, उसमें अदालत। आरिफ साहब एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यकीनन हम जानते हैं कि वजीर आला के अंडर तमाम तर ब्यूरोक्रेसी है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सियासत हमारे मुल्क में चल रही है, तजाद की सियासत चल रही है, झगड़े की सियासत चल रही है, जिसमें आपके गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली कन्फ्रंट कर रहे हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर को, हमजा शहबाज को, ऐसे में हाउस चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, हाउस में कानून साजी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। मुकन्नना जिसका काम है कि अवाम की मुश्किलात दूर करना, कानून को अपग्रेड करना और उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए कानून बनाना, वो तो हाउस में हमेशा ही फिर वो आपको मालूम है अड़ा उड़ी रहेगी, मुश्किलात का शिकार रहेगी ट्रेजरी बेंचेस। इससे ज्यादा अहम बात है, आपने जो सवाल किया है वो बहुत अच्छा सवाल है, बात इससे भी ज्यादा अहम है, और वो अहम सवाल ये है कि ये जो 26 अरकान की बुनियाद पर यानी ये बने हैं अपना चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ, ये सूरत हाल ऊपर नहीं है। मरकज में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर बने हैं, और उन्होंने अलायंस जो है चेंज की है, और उसमें उन्हें जरूरत नहीं पड़ी वो जो मुनारफीन थे उनके वोट लेने की, और यही वजह है कि उनके लिए वो एक प्ली भी ले रहे हैं कि जी क्योंकि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में और ना ही प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में। यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ मामला ये कि 26 अरकान जो है वो मुनारफीन है, और उन्होंने बाकायदा अपने लीडर ऑफ द हाउस, उनका लीडर जो था पार्टी लीडर, उसकी डायरेक्शन के खिलाफ वोट कास्ट किया है। अब ये जो 26 अरकान है, जिस वक्त अभी तक तो इसको होल्ड कर रहा है यानी इलेक्शन कमीशन, और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन को इसमें इस तरह पार्टी बनना चाहिए और इस तरह होल्ड करना चाहिए, यही प्रॉब्लम भी आ रहा है। ऊपर से 63A का फैसला नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट से, ईद के बाद की डेट पड़ी हुई है, और इधर जो है वो डिक्लेरेशन नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन, वरना ये मेंबर जिस दिन डिक्लेयर हो गया कि ये दे आर नो मोर मेंबर के बाद की सूरत हाल आप ये देखें ना कि कहां से फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा चीफ मिनिस्टर। आज तो चीफ मिनिस्टर जो है वो डिफेक्चर करने वाले जो है उनकी बुनियाद पर चीफ मिनिस्टर बना बैठा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये मामला सादा नहीं। और दूसरी बात ये मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो आपका कंसर्न है बड़ा जेन्युइन है, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं पाकिस्तान के बाहर ये जो आवाजें आ रही है ना, इनको महज ये समझ के ये देख के कि जी देखे जी उन्होंने बड़ी बेहुरमती की है,
तकलीफ हमें सबको है, इसमें कोई भी शख्स एंडोर्स नहीं कर सकता कि कोई खाना काबा के अंदर इस तरह की आवाज उठाए। लेकिन एक चीज बड़ी जरूरी है, वो ये है कि इस तकलीफ को भी देखना पड़ेगा कि ये लोग बेचारे कोई इस काम के लिए तो नहीं गए थे वहां, ये तो अपनी गुनाह बख्शवाने के लिए गए थे, अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं करने के लिए गए थे। अगर वहां उन्हें ये लोग नजर आए हैं और उनका वहां ये कहना, इसका दूसरा पहलू आप देखें कि वो कितना बदकिस्मत शख्स है और उसकी क्या हैसियत है लोगों की नजर में कि जिसे लोग वहां खाना काबा में भी अपनी सारी चीजों के बावजूद, सारी उन एहतराम के बावजूद वो जाके वहां उसको चोर चोर कहते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल को मुल्क के अंदर भी आने वाले दिनों में ये चीज को रुकने वाली नहीं है। तो इसका इलाज ये है कि रोज रोज की इन मसलों से निकलने के लिए इलेक्शन करवा दिया जाए, ताकि जो भी लोग हैं जेन्युइनली और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दिया जाए। ठीक, सही, बिल्कुल सही। चौधरी साहब आइएगा, हमें पीटीआई से आफ्ताब जहांगीर ने भी ज्वाइन कर लिया, उनसे ही बात करते हैं। जी जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि पहले खान साहब ने खुद उस्मान बुज़दार से इस्तीफा लिया और अब आप ही की पार्टी गवर्नर से इस इस्तीफे को गैर आईनी करार दे रही है, तो पीटीआई आखिर चाह क्या रही है, कर क्या रही है? क्योंकि जब पहले खुद उन्होंने इस्तीफा लिया वज़ीर आज़म के नाम पे, तो उस वक्त एक्सेप्ट क्यों किया था? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे आपको पता है, जब सूरत हाल आपके सामने है, सियासी सूरत हाल का जो इस वक्त नक्शा आपके सामने है पूरी तरह, कि जिस तरह खरीदो फरोख्त हो रही है, जिस तरह वजारतें बांटी जा रही हैं, जिस तरह एक दूसरे के साथ वो किया जा रहा है, तो उसके अंदर हमें भी ये इख्तियार हासिल है कि हम जब एक कोर्ट में जाते हैं, हमने कोर्ट में गए, हम एक कह रहे हैं कि जी 63A की तशरीह कर दें, आप बता दें कि जी इनकी ये अहल है या नहीं है। जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती है और फैसले कर रही है, तो ये फैसला भी कर दें। इसके लिए क्यों एक महीने का टाइम दे रहे हैं? ताकि एक चीज क्लियर हो जाए कि पता चल जाए कि जी कि ये आप मुनहरिफ होकर दूसरी तरफ जा सकते, नहीं जा सकते, कानून आपको इजाजत देता है, नहीं देता है। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो यकीनन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वो ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम फिर भी उसके साथ साथ हम अदालत का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं, हम कानून का रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप इसको भी डिसाइड कर दें एक दफा, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हो रहे। तो अब इसको हम किस रंग से देखें? हम इसे मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ये मिली भगत है, जैसे कि पहले ये लोग नारे लगाते थे कुछ कि नियाजी नैब और ये इस तरह की, तो मुझे तो अदालतें इसमें ऐसा लगता है कि इन्वॉल्व हो गई हैं, वो शायद पार्टी बन रही हैं। माजरत के साथ मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है एक आम शहरी के तौर पर, मैं एक सवाल करता हूँ, मैं एक जवाब चाहता हूँ अदालत से। ना मुझे उस सवाल को सुनने के लिए कोई तैयार है, ना जवाब देने के लिए कोई तैयार है। तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ? तो फिर जाहिर बात है जो ऑप्शंस हमारे पास लीगल ऑप्शंस मौजूद है हम उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। राइट आरिफ साहब, जो बात इस वक्त आफ्ताब साहब ने कही कि अदालतें पार्टी बन गई हैं, और ये बात सिर्फ आफ्ताब साहब नहीं कह रहे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आजकल ये बात वो है जो जबान ज़दे आम सी चल रही है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे आरिफ साहब? देखिए, कर्ज करूं कि आज तक मैंने कभी किसी शख्स को बिला वजह अदालत पर सवाए सियासतदानों के तनकीद करते हुए नहीं देखा और ना सुना। होता यही है कि जो जज बहुत ज्यादा इम्पार्शल होता है, ऑनेस्ट होता है, चाहे वो सख्त भी हो, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो इन्हें अदालत की नौबत भी वहां आती है जहां जज का अपना रवैया जो है वो कोई ऐसा नहीं होता कि जो बहुत काबिल कदर हो या बहुत काबिल तहसीन हो। इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा वजन है आफ्ताब साहब की बात में और पीटीआई की लोगों में और आम आदमी जो कर रहा है। आप देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को हम देख रहे हैं मीडिया पे बात करते हुए जिससे कम अज कम मेरे जैसा कानून का तालिब इल्म जिसकी सारी जिंदगी वाबस्ता 40 साल की प्रैक्टिस। आरिफ साहब सॉरी टू इंटरप्ट, आप यकीनन कानून के बहुत बड़े तालिब इल्म हैं, पूरी जिंदगी आपने कानून को दी। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से एक सवाल पूछता हूं आपसे। अंग्रेज जब जज हुआ करते थे हमारी अदालतों में तो उन्हें गर्मी लगती थी और वो जून जुलाई की छुट्टियों में बाहर चले जाते थे। आज तो हमारी अदालतों में पाकिस्तानी जज हैं, फिर भी हमारी अदालतें 2.5-3 महीनों के लिए बंद हो जाती हैं, जबकि 22 लाख केसेस पेंडिंग हैं, जबकि वो सारे पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही पैदा हुए। क्या उनको भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है आरिफ साहब? ये आपकी इतनी खूबसूरत बात है जो अपने तौर पर जवाब अपने अंदर रखती है। आप देखें ना, ये जो कहते हैं कि जी रात को भी हम तो खोलते हैं अदालतें, ये अगर यकीन माने ऐसा आम आदमी के लिए भी हो तो फिर किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि उन्हें खवास के लिए कानून की अमलदारी किसी और अंदाज में नजर आती है, आम के लिए अवाम के लिए और अंदाज में नजर आती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस हैं उनकी भरमार है और आम आदमी ऐसे ऐसे लोग हैं जो जेलों में गल सड़ रहे हैं, सजाए मौत के कैदी हैं और सजाए उम्र कैद के कैदी हैं और एक दिन गुजारना कितना मुश्किल है। आपने देखा
कि नवाज शरीफ साहब जो थे इतने अच्छे हालात के बावजूद ना रह सके और मैनेज करके बाहर चले गए। तो वो लोग जो है वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जनाब ऐसी सूरत हाल में आप एक तरफ तो केसेस की भरमार है और आप जो है अपने टाइम पे आते हैं और फौरी उठ के चले जाते हैं और उसके बाद केसेस जो है लेफ्ट ओवर हो जाते हैं और केसेस जो है लोगों के सुने नहीं जाते। और जो बड़ी जिंदगी में यकीन माने बहुत सारे लोग, मैं तो आज ये समझता हूँ मेरे जैसे कई लॉयर्स जो हैं वो कहते हैं कि यार हम किस जमाने में अब वकालत कर रहे हैं कि किस तरह की आगे मामला चल रहा है। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल में भी आप अदालत से जाके कहें कि जनाब अर्ली हियरिंग कर दे, अदालत इनकार कर देती है। मैं 2 चीफ जस्टिस जो है उनको तो कम से कम कंसेक्टिवली ये देख रहा हूँ कि वहाँ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन की कोई पजीराई नहीं होती। सही, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जहांगीर साहब आपसे खता कलाम माजर चाहूँगी, टाइम की कमी है। मैं जहांगीर साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस वक्त कि उन लोगों का आगे अब प्लान क्या है आखिर में, कि हमजा शहबाज के साथ क्या PTI के गवर्नर काम करना पसंद करेंगे, आगे किस तरह से चलेंगे? अच्छा देखिए, ये काम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए कि ये अभी कानूनी मसलब तक कानूनी तौर पे हल नहीं किया जाएगा। अदालतों को चाहिए, देखिए मैं आपको अभी जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे, क्योंकि वे माजरत के साथ मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो मुझे आवाज़, लेकिन देखें मैंने आज एक चीज़ देखी है कि 2 साल पहले 2 भाइयों को सजाए मौत हो गई, फांसी की सज़ा हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। यहाँ पर दुनिया जो है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है अदालतों की, मैं खुद भुगत रहा हूँ, मैं वो खुद भुगत रहा हूँ कि भाई मेरी गाड़ी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास सब कुछ है, अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज 6 साल हो गए वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि जी आप खुद ही फैसला कर लो जो कुछ करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास एक तरफ टाइम नहीं है अदालतों के पास आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए, और दूसरी तरफ ख्वास के लिए आपके सर जुडिशियल रिफॉर्म्स तो आप लोग पावर में थे 3.5 साल, क्यों नहीं लेकर आए फिर? सर हम चाहते थे, लेकिन मसला ये है कि जब आपने वो 3.5 साल, आप 75 साल का गंद हमारे ऊपर ना डालें। 3.5 साल हमने जितनी कोशिश की, आपने वहां पे देखा इस वक्त वहां पर ऑपोजिशन का क्या रोल था। सर आफ्ताब साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आफ्ताब साहब, आपको मैं बताऊं, हमारे भी सर जराए होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी, दुनिया में भी और मुल्क में भी बहुत सारे हमारी सोर्सेज होती हैं। आप इस बात से अग्री करें या ना करें, लेकिन इमरान खान जैसे वजीर आजम थे, ब्यूरोक्रेसी उनकी नहीं सुनती थी। एक DC का वो ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके कामों का फॉलो अप नहीं लेते थे, अपनी पार्टी के वर्कर्स खुद परेशान होते थे कि हमारे काम नहीं हो रहे। मुल्क के काम कहां से होते आफ्ताब साहब? आइए, बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जितना नुकसान हमें 3.5 साल में इस ब्यूरोक्रेसी ने पहुंचाया, और ये बात मैंने खान साहब से 10 दफा कही, मैंने कहा खान साहब ये वो पौधे हैं जिन्होंने लगाए हैं, वो पौधे जो अब तनावर दरख्त हैं, ये फल भी उन्हीं को देंगे, छांव भी इन्हीं को देंगे, आपके लिए काम नहीं करेंगे। ये ब्यूरोक्रेसी है, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आप जिस तरह आपने अभी एक बात कही है, बिल्कुल सही बात है, हम भी जाते थे, जेन्युइन काम लेके जाते थे, वो नहीं होती थी। लेकिन जब वो खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाते थे कि जी आपके MNAs जो है या MPs जो है वो हमसे गलत काम कराने के लिए आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। लेकिन बहरहाल अब ये समझने की जरूरत है, अब खान साहब को भी समझना चाहिए कि देखें आप जो बीच में एक बैरियर था आपके और आपके मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान, आज जैसे वो गए जिना G69 के उसमें बाजार में गए, जिस तरह आवाम ने उनकी पेशराई की, इसी तरह उनको आवाम में रहना चाहिए, इसी तरह अपने MNAs के साथ, अपने मुंतखब लोगों के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ, ताकि ये जो बैरियर है, ये इसको जब तक आप नहीं तोड़ेंगे ये नहीं चल सकता। हमारी दुआएं आपके साथ हैं आफ्ताब साहब, ये बैरियर टूटे और ये मुल्क आगे बढ़े, आवाम के मसाइल हल हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती, आरिफ चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। लेकिन दोनों ने मेरी बड़ी बेसिक सी बात पे अग्री किया और मान लिया कि ये बिल्कुल सच है कि अंग्रेज जज होते थे 2 महीने बाहर जाते थे जून जुलाई में क्योंकि उन्हें गर्मी लगती थी। आज पाकिस्तानी जज हैं, अंग्रेज जजों की तरह 2.5 महीने के लिए वो अदालतें बंद कर देते हैं, भले 22 लाख केसेस पेंडिंग पड़े रहे। वजीर आजम इमरान खान थे, वजीर आजम थे, एक DC का ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। ऐसे वजीर आजम से हम क्या एक्सपेक्ट करें कि वो आवाम के मसाइल हल करेगा, जिसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके अपने अहकाम पर फॉलो अप ना ले? यकीनन ये वो क्वेश्चन मार्क्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात हैं। वर्दा सही, और बात यही है कि तलहा हम अपनी खुद की नई चीज़ें सेटअप नहीं करते, हम वही पुरानी, वही 2.5 महीने की जो आपने मिसाल दी कि छुट्टियों पे चले जाते थे, तो हम भी वही आज तक सालों से, सदियों से, बल्कि मैं कहूँगी कई दिहाइयों से हम वही छुट्टियाँ जून जुलाई की ही मना रहे हैं। हम अपने आप को चेंज नहीं करते, शायद इसीलिए हमारा मुल्क आज अभी तक हम जो है पीछे हैं इन हवालों से। अंग्रेजों ने जो रेलवे ट्रैक की पटड़ियाँ डाली थी ना, आज तक हम नहीं डाल सके, वही डली हुई है, वही रिपेयर होती है। चलें जी आगे चलते हैं और बोल प्रोडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे ये गिले कभी खत्म नहीं होंगे मेरे ख्याल
से हम दुआ कर सकते हैं। चलें जी, बोल्ड प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज सितारे क्या कह रहे हैं, क्योंकि कल जब हमने कनान चौधरी को लिया था अपने साथ लाइन पे तो उन्होंने बताया था कि हल्फ बर्दारी अभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन आज हमने शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया था। हमारे साथ आज मौजूद हैं शेख अजीम हनीफ मौजूद है हमारे साथ, वो भी एक फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उनसे सवाल करते हैं। जी हनीफ साहब, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमदा शहबाज बतौर वजीर आला किस तरह परफॉर्म कर पाएंगे, और जो ये एक कशमकश चल रही है कि उनको कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्पीकर नहीं कर रहे हैं, ये आगे क्या सिचुएशन बनेगी इस चीज़ की? जी मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। उसमें बात सिर्फ इतनी सी है कि हमदा शहबाज की हलफबर्दारी होनी ही थी, लेकिन प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जो पीएम हमारे इस वक्त हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्हीं का जो सारी गाइडेंस और वो सारी चीजें यहाँ पे चलेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमदा शहबाज उतने ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें जितना अच्छा शहबाज शरीफ साहब एज ए सीएम परफॉर्म करते रहे हैं। सही। दूसरी, इस वीक की प्रोडिक्शन के बारे में बता दूं कि सियासी प्रोडिक्शन ये है कि इस वीक में वैसे तो ईद का वीक है, लेकिन ये है कि गर्मा गर्मी थोड़ी सी रहेगी। ईद सेकंड डे से या ईद वाले दिन शाम में कुछ चीजें एक्सप्लोर होंगी और बाकी सारी चीजें होंगी। अच्छा, थोड़ा सा बात भी होगी कराची में स्पेशली। अच्छा, हाँ, वो बड़ा अच्छा साइन है। वो भी प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी और मौसम अच्छा हो जाएगा। सही जी, कंटिन्यू कीजिए अजीम साहब। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी बात पहले भी हो रही थी और मुझसे एक और भी चैनल पे डिस्कस हुई थी। मैंने एक छोटी सी प्रेडिक्शन खान साहब के बारे में बड़ी दफा की है और बहुत दफा पर्सनली भी 2-3 दफा डिस्कस हुई है। खान साहब को मल्टी डायमेंशनल होते हुए टाइम लगेगा, कुछ चीजों को मैनेज नहीं कर पाए, वो बिल्कुल उस चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उनके हॉरोस्कोप में ये चीज है कि उन्होंने इकट्ठे बहुत सारे महाल एक टाइम पे खोल लिए, तो वो उसको मैनेज नहीं कर पाए। उसकी वजह आप ब्यूरोक्रेसी पे डाल लें, किसी और पे डाल लें, पीडीएम पे डाल दें, बाकी सबको मौका मिल गया उनके खिलाफ बात करने का, उनके खिलाफ चलने का। तो इस वजह से ये नाकामी नहीं कह सकते इसको, ये ऐसी बात नहीं कह सकते कि उनकी नाकामी हो गई है या कोई ऐसी चीज हो गई है। लेकिन ये है कि जब आप सारे महाल एक दफा एक ही टाइम पे इकट्ठे खोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से लूप होल मिल जाएगा, कोई ना कोई। और उनके हॉरोस्कोप में ये चीज प्रॉब्लम है। एक सवाल है मेरा आपसे शेख साहब कि आपने जैसे कहा कि ईद के दूसरे दिन मजीद हम देखेंगे कि सियासत में कुछ मजीद चीज़ें एक्सप्लोर होंगी, तो मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे आपसे कि अगर खान साहब दोबारा से हुकूमत में आते हैं, क्योंकि उन्होंने ही, हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद के बाद उनकी तरफ से कोई कॉल है, उन्होंने 20 लाख लोगों को भी बुलाने का कहा है, जमा करने का इस्लामाबाद में, अगर उनको दोबारा हुकूमत मिली, वो दोबारा हुकूमत में आए, तो क्या वो बेहतर डिलीवर कर पाएंगे? मैंने पहले बात की कि उन्होंने डिफरेंट डायमेंशंस को जो है ना वो इकट्ठा स्टार्ट कर लिया था, और उनको ये कोशिश करनी पड़ेगी। अगर देखें दोबारा हुकूमत में आने के चांसेस, जिस तरह वो कॉल देते हैं और अवाम उनका साथ देती है और उनको सपोर्ट करती है और उनकी कॉल पे आते हैं लोग और वो सारा पूरा क्राउड अपनी पावर शो करवाते हैं, तो उम्मीद तो यही है कि दोबारा आएंगे और दोबारा इसको चीज़ों को मैनेज। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे है, जैसे पहले डिलीवर नहीं कर सके। लाजिम बात है कि जब एक टीम नहीं अच्छा परफॉर्म करेगी तो उनको फिर दोबारा एक टीम अपनी शफल करके और नई टीम के साथ आना पड़ेगा। परफॉर्मेंस हो जाती है, परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि खान साहब केपेबल हैं इन चीज़ों के, वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ टीम की जरूरत है कि उनको टीम वर्क के साथ चलना पड़ेगा ना। अकेले खान साहब को अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैंने बहुत दफा उनका हॉरोस्कोप डिस्कस किया है और उनको यही कहा कि आप केपेबल हैं, आप चीजों को मैनेज करना जानते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ नीचे टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो अकेले खान साहब क्या करेंगे? सही, ठीक है। वो तो हम सब देखते हैं, हमें पता भी है ये बात कि खान साहब जब एक कॉल देते हैं तो पूरा पाकिस्तान निकल के आ जाता है। वैसे एक बात यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि खान साहब ने हम पाकिस्तानियों को, जब हम सूबे में डिवाइड हुए थे, उन्होंने एक कौम बना दिया है, एक आवाज़ पे सब बाहर निकल के आते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल करना चाहूँगी मैं यहाँ पे आप सितारों के हवाले से ही कि बिलावल भुट्टो साहब जो है, उन्होंने अभी हल्फ उठाया, उनका मवाजना उनके नाना से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने नाना की तरह डिलीवर कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। अच्छा, मैं उनसे मिला हूँ 2-3 दफा और मैंने उनका हॉरोस्कोप भी देखा हुआ है। भुट्टो साहब की जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है और सारा कुछ देखा है, बिलावल भुट्टो काफी मैच्योर पॉलिटिशियन बन सकते हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका मुआवजा भुट्टो साहब के साथ, उनकी नाना के साथ किया जाए या वो उनके साथ उनका जो है ना वो
कंपैरिजन किसी किस्म का किया जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है वो अभी मेच्योर होने में, बाकी चीजों में उनके पास गाइडेंस अच्छी है देखा जाए तो उनके फादर की, और बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, पॉलिटिकली वो स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं, एक बहुत बड़ी वालदा के माँ के बेटे हैं, तो इसलिए वो सारे जीन में उनकी चीजें तो हैं। लेकिन अभी ये कहा जाए कि उनको भट्टो की जगह पे रखा जाए या भुट्टो साहब की जगह पे रखा जाए या उनके साथ कंपैरिजन किया जाए, मेरा ख्याल है ये थोड़ा ज्यादती होगी। चलें जी, सही है, ठीक है। अब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सवालों का हमें जवाब दिया। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, सियासी कश्मकश होती हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि हमें एक आइडिया तो मिल जाए, तो बहरहाल ये हमें आइडिया मिला। और देखें वैसे टाइम लगेगा, लेकिन ये नो डाउट इस बात पे कि बिलावल भुट्टो का जो एक बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली से है, और फिर जरदारी साहब की पॉलिटिक्स तो पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत ज़्यादा चर्चे हैं उनके। एग्जैक्टली, यू आर सो राइट, यकीनन ऐसा ही होता है। आगे बढ़ेंगे, अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट बोल बज। मैं हमेशा से कहता हूँ फकीरी में जो बादशाहत है वो बादशाहों को नहीं मिलती, इसलिए जो कपड़े मुझे मिलते हैं मैं तो पहन के आ जाता हूँ। वर्दा रोज नए नए कपड़े पहन कर आती हैं और आप जानते हैं कि स्पॉन्सर भी इनको सब मिलते रहते हैं। खैर, और हम जानते हैं ईद करीब आती है, खवातीन अपने कपड़ों के लिए बड़े परेशान हो जाती हैं, दर्जी के साथ बड़े मुकाबले होते हैं। वर्दा भी आजकल रोज लड़ रही होती है अपने दर्जी के साथ, भाई कपड़े कब दोगे, कपड़े कब दोगे। नहीं, मेरे डिजाइनर का शुक्रिया, उन्होंने मुझे दे दिए कपड़े। डिजाइनर का शुक्रिया, उन्होंने कपड़े दे दिए। डिजाइनर्स का पहले ही शुक्रिया करती हम फकीर लोग हैं, जो मिलता है पहन के आ जाते हैं। खैर, आजकल जो है सेलिब्रिटीज अपने दर्जी से बहुत लड़ रही हैं। ज़ारा नूर अब्बास जो हैं बड़ी सेलिब्रिटी हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर की है इंस्टाग्राम पर। क्या होगा देखिए, बाकी तो सारा तैयार है यार, आप अंदाजे से सी लेना, अंदाजे से सी ले। कैसे बना दूं, प्लाजो बना दूं, क्या बना दूं मुझे? अरे अभी तो खुल गई दुकान। चलो इफ्तारी के बाद मैं आती हूँ, आप आ जाओ, देने दुकान पे ही रहना, कहीं चले ना जाना। हम शहरी तक बैठे होते हैं। चलो ठीक है ना, ओके बाय। इस दुख का अंदाजा ना मुझे है, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त ज़ारा के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि जब ईद सर पे हो और दर्जी कपड़े ना दे, और बाज़ जगह तो ऐसा भी होता है कि दर्जी दुकान बंद करके भाग जाते हैं, आपसे वादा करते हैं कि बस बाजी चांद रात को बस जैसे ही मगरिब के बाद आपको कपड़े देंगे, और मगरिब के बाद जब आप दुकान पे जाएं तो दुकान पे इतना बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ होता है, और उस वक्त हमारा जो हाल होता है कि हम ईद पे क्या करेंगे। वैसे ये ज्यादती है। और साथ साथ आप ये देखें ज़ारा नूर का हाल क्या था कि रोजे में वो फोन उठाने के लायक नहीं थी, फोन के साथ लेटी हुई है, लेट के बात कर रही है, और जिस तरह उनको रोजा लग रहा था, मैं नहीं समझता किसी और को इतना रोजा लग सकता। एक बात यहाँ कह सकती हूँ कि रोजे से ज्यादा उनको सदमा लगा होगा, दर्जी का सदमा लगा होगा, इसलिए बिल्कुल गिर गई है। रेट भी तो आजकल दर्जी के आसमानों पर है। वैसे रेट आजकल नहीं, वैसे भी आसमान पर, दर्जियों के नखरे इतने हो गए हैं। तलहा, आपको क्या पता कि दर्जी कहते हैं कि भाई कपड़े लेंगे तो 20-25 दिन कम से कम। तो हम क्यों बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं? दर्जी बनाओ, इतना कमाएंगे, इतनी उनकी इज्जत होगी, ईद के 2 सीजन में कमा के पूरा साल खाएंगे। 2 है ना, 2 ही तो सीजन है कमाने के दर्जियों के, बाकी इंजीनियर डॉक्टर्स फिर आपको पता है सारा साल एक प्रॉपर प्रोफेशनल स्टडीज, आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को। वैसे राइट, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अहम खबर है खेल से जुड़ी। हमेशा स्पोर्ट्स एथलीट्स और आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं खेल की दुनिया से। खबर यह है कि एक बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के ओलंपिक स्क्वाड के हीरो वेट लिफ्टर तलहा तालिब पर डोपिंग के इल्जाम लगाए गए हैं, जिसके बाद उन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इससे एक हफ्ते कबल हमारे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में हमारे पहलवानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब अफसरदा करने वाली खबरों के दरमियान अच्छी खबर यह है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की जानिब से 12 पाकिस्तानी एथलीट्स को 2 साल की स्कॉलरशिप दिए जाने का चांसेस है, उनका ऐलान हुआ है। यानी वो सहूलियात जो हमारे एथलीट्स हमेशा हुकूमत से मांगते रहते थे, उन्हें अब ये सहूलियात मैसर होंगी, ओलंपिक्स कमेटी की जानिब से मिलेंगी, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन कहते हैं कि कभी खुशी कभी गम। 2 हमने आपको गमगीन खबरें दी खेल से, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि हमारे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर मिल रहा है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है ओलंपिक एथलीट इनाम बट। इनाम साहब, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जो स्पॉन्सरशिप मिल रही है उसे आप कैसे देखते हैं? जो डोपिंग के इल्जाम लगे हैं उसे आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त खिलाड़ियों को जो सपोर्ट मिलना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और पाकिस्तान के जो 12 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही काबिल जो हमारे खिलाड़ी हैं, एलीट जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनकी सिलेक्शन की गई है और उनको आईओसी की तरफ से ग्रांट मिलना मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
और इससे बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हो गया है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी ट्रेनिंग को मजीद बेहतर करें, इन पैसों का ठीक इस्तेमाल करें और हम पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मेडल जीतें। और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने ये जो इतना बड़ा हमारे लिए काम सर अंजाम दिया है, इसको हम पूरा करके इस पर अमल पैरा होकर दिखाएं। बताइए कि भट्ट साहब कि 40 लाख रुपए हर एथलीट को मिलेंगे, इससे उनकी ट्रेनिंग कितनी इंप्रूव होगी, उनकी प्रैक्टिस कितनी इंप्रूव होगी, उनकी फिजिक कितनी इंप्रूव होगी? ऐसा तो नहीं कि 40 लाख घर पे खर्च हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि इससे खिलाड़ियों को फायदा होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी जो हम खिलाड़ियों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो यही है कि हमें अपनी डाइट पर बहुत सारे पैसे खर्च करना पड़ते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो इंटरनेशनल हमारी पार्टिसिपेशन जो है वो, अगर आप एक भी मैच में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम जो आपके टिकट के अखराजात हैं, उसके बाद वहां पर आपने इंटरनेशनल फीस देनी होती है, उसके बाद आपने होटल के एक्सपेंडिचर करने होते हैं। तो एक जो इंटरनेशनल मुकाबला है जो कि 3 से 4 दिन जारी रहता है, तो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपया एक खिलाड़ी जो है वो खर्च होता है। तो मैं समझता हूँ कि इन पैसों से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और इंशाल्लाह इन पैसों। राइट, इनाम साहब, वर्दा आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं। जी वर्दा। हाँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम मेडल जीत के आएंगे। अब कोई हमें जवाब बाकी तो नहीं रहेगा कि तैयारी में कुछ कमी रह गई? हाँ, देखे जाता कि जवाब का तल्लुक है, खिलाड़ी तो पहले भी अपनी मेहनत कर रहे थे, अब भी हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाले फ्यूचर में भी हम ज्यादा एफर्ट करेंगे। तो अगर आप सिर्फ इन पैसों की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी स्पोर्ट तो जरूर है, लेकिन हमें ये भी साथ में देखना होगा कि एक खिलाड़ी को जब आप इंटरनेशनल लेवल पर एक मुकाबला खिलाते हैं तो 5 से 6 लाख रुपया लगता है। तो ओलंपिक की हम बात करते हैं तो इसमें हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट की मजीद जरूरत होगी हमारी फेडरेशन से। हमारे जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, दीगर इदारे हैं, वो सब जब हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर हम सपोर्ट करेंगे, मिलकर हम इवेंट खेलेंगे और स्पेशली हम खिलाड़ियों की इंटरनेशनल ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जैसे हमारे कैंप लगा रहे हैं, जैसे हमें वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर भी भेजें तो इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस भी बेहतरी आएगी। थैंक यू सो मच और हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह ताला के इस बार ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स मेडल विन करके आएंगे और इस सपोर्ट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और खबर हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पॉलिटिकल सिनारियो से जुड़ी। मुल्क की हालात और अलमनाक हादसात ने पाकिस्तानी सियासत में बहुत से ऐसे किरदारों को पैदा किया है, मुतारिफ करवाया है, जिनके बगैर अब हमारी सियासत और तारीख अधूरी नजर आती है। उनमें से एक बड़ा नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी बेनज़ीर को सियासत में ले आई और सालों बाद ठीक उसी तरह बीबी की शहादत ने बिलावल को भी सियासी मैदान में उतार दिया। इस वक्त दिलचस्प बात यह है कि नाना और नवासे में बहुत सारी चीजें कॉमन है। इसके अलावा बतौर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जिंदगी की यह पहली नौकरी है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ऑफ कोर्स पहले कभी कोई नौकरी उन्होंने नहीं की। दिस इज हिज लाइफ्स फर्स्ट जॉब, जिसकी उन्हें पहली तनख्वाह भी मिलेगी। तो क्या वो इस तनख्वाह के साथ क्या करें, बहुत सारा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हर कोई पूछना चाहता है कि वो तनख्वाह जो है वो सदके में जाएगी, खैरात में जाएगी, कोई अच्छा काम होगा या फिर कोई इफ्तार पार्टी रखी जाएगी। यकीनन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर एवरी पाकिस्तानी इज ऑन द सेम पेज अबाउट दिस कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जैसा लीडर पाकिस्तान की तारीख में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज इंप्रूव हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी और काम किया, मैं नहीं समझता कि उसके बाद वैसा लीडर पाकिस्तान को मिला। तैमूर टालपुर साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टालपुर साहब अपना वक्त हमें दिया। सवाल पहला आपसे पूछना चाहूँगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पर्सनैलिटी, जो उनकी कारकर्दगी, जो उनका किरदार, जो उनके अफकार थे, उनके शूज़ फिल करना बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए क्या आपकी नज़र में चैलेंज होगा कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला भाई, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स होगा और है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी एक दलेर पर्सनालिटी, एक सुलझी हुई पर्सनालिटी, मुल्क के लिए जान देने वाली पर्सनालिटी ढूंढना मेरे ख्याल से नामुमकिन बात नज़र आती थी। पर अब उनका ही खून, उनका ही लख्त जिगर, जिनकी ना के सिर्फ शक्ल सूरत उनसे मिलती है, उनका स्टाइल वही है, उनके शौक़ वही हैं, उनके उसी किस्म की पॉलिटिकल सोच है,
वही जज्बा रखते हैं अपने मुल्क के लिए, तो मेरे ख्याल से अब मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ शायद कोई ऐसी पर्सनालिटी पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है जो उन्हीं की तरह है, जो उन्हीं के शूज़ को फिलअप कर सकती है, और मेरे ख्याल से वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं। उनका आप जो थोड़ा बहुत देखेंगे पॉलिटिकल जो करियर रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह ना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रहे हैं 13 साल से, और एक बहुत अच्छी तरह से पार्टी को उन्होंने फ्लरिश किया है, पार्टी को ऊपर उठा के लाए हैं। सिंध में तो वैसे ही उन्होंने बहुत काम किया, पर साउथ पंजाब और पंजाब के दूसरे हिस्सों में, बलूचिस्तान में भी अब आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी का रिवाइवल उनकी मेहनतों से आया है। 3 साल से ज़ायद वो चेयरमैन रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के, तो उनका एक्सपीरियंस है। और अब जो एक्सपीरियंस उन्हें मिला है, जो उनको मौका अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान की अवाम ने दिया है टू सर्व एज अ फॉरेन मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान, विच वॉज मच नीडेड, जिस पे आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में कितनी खुशी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक रद्दो बदल उनकी ही शक्ल, उनकी ही सूरत में एक इस दुनिया को मिला है, एक मौका मिला है हमें फिर से। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ आप देखेंगे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, खारजी ताल्लुकात हों, जो भी ताल्लुकात अलग अलग मुल्कों से हैं, आप देखेंगे किस तरह से वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। टालपुर साहब, यकीनन बिलावल भुट्टो पहले MNA की सैलरी हमेशा से लेते रहे, लेकिन बतौर वजीर पहली बार वो अपनी सैलरी लेंगे। तो बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान में जानना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वजारत की जो पहली तनख्वाह है वो कैसे खर्च करेंगे, उसको खैरात करेंगे, कोई अच्छे काम में देंगे। क्योंकि हम लोग जब से नौकरी पे लगते हैं कि बड़ी तो अम्मी जान कहती हैं कि पहली तनख्वाह मुझे हाथ में ला के देना ताकि मैं बरकत होगी तुम्हारी सैलरी में। तो बिलावल भुट्टो सर पहली सैलरी से एज ए वजीर क्या करने वाले हैं, कुछ मालूम है सर? देखिए जी, मैं तो इसके बारे में बात नहीं कर सकता। अभी मैं उम्रा करके वापस आया हूँ और चेयरमैन साहब उम्र की अदायगी के लिए सऊदी गए हुए हैं। पर मेरे ख्याल से जो हमारी लास्ट बातचीत या डिस्कशन हुई थी, उन्होंने ये बात की थी हमसे कि वो ये सैलरीज नहीं लेंगे, वो इस मुल्क पर बर्डन नहीं बनना चाहते, और वो चाहते हैं जो टैक्स के पैसे हैं ये उन्हीं के पास रहें और किसी बेहतर चीज में इस्तेमाल। तैमूर टालपुर साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए फॉरेन फ्रंट पे, इंटरनेशनल ग्राउंड में पाकिस्तान का इमेज इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा वर्क करें? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत की बातें चल रही हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, और इंटरनेशनली हमारा इमेज काफ़ी डैमेज हो गया है कि आसानी कोई भी बैरूनी ताकत मुलव्वस हो सकती है, हुकूमत गिरा सकती है, चेंज कर सकती है। तैमूर साहब, माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐसे वक्त में फॉरेन मिनिस्टर बने हैं जब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ट्रेंड्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी बैरूनी ताकत मुलव्वस होकर हुकूमत गिरा सकती है और मुलव्वस होकर पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान के फॉरेन फ्रंट पे, इंटरनेशनल ग्राउंड में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सामने चैलेंजेस हैं कि किस तरह पाकिस्तान के इमेज को ऊपर लेकर आना है और इन सारी बातों को खत्म करना है, आपकी नजर में वो चैलेंजेस कैसे फेस करेंगे और वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ये भी हमें बताइएगा। तैमूर टालपुर साहब। बिल्कुल जतोई साहब, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बड़ा गहरा सवाल किया है, जो कि सवाल बहुत से लोगों के जहन में है। ये जो वक्त जब हमने इस हुकूमत को संभाला है, ये कोई हमारे लिए फेवरेबल टाइम नहीं है। हमारे लिए फेवरेबल ये था कि हम इंतज़ार करते, 1.5 साल रह गया है, जो खाना खराब इस मुल्क का इमरान खान ने कर दिया और अपना इन लोगों का और पाकिस्तानी अवाम का कर दिया है। हम वेट करते कि वो पूरा खाना खराब कर लेता और इलेक्शन होते। और वैसे भी जब इलेक्शन होते लोग देखते इमरान खान ने झूठे वादे किए, झूठे कस्में खाई, बेवकूफ़ बनाया अवाम का, और ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुल फ्लेज सपोर्ट के साथ हुकूमत में आ जाती। पर इशू उसमें क्या होता? उसमें यही इशू होता कि जो हालात है वो बद से बदतरीन हो जाते। आज हमारी जो है करेंसी कहाँ पहुँच गई है, वो करेंसी उस हिसाब से कहाँ पहुँचती, और इन्फ्लेशन कहाँ पहुँचती, पेट्रोल कहाँ पहुँचता, गैस कहाँ पहुँचती, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पहुँचती। तो हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया, हमने अपने पॉलिटिकल करियर्स को एट स्टेक किया है। मैं इसमें सलाम पेश करता हूँ नून लीग को भी, उन लोगों का भी यही ख्याल था कि इस मुल्क को इन बेवकूफ़ों से हमें बचा के और वापस एक स्टेबल लेंथ पर लाना है, जिसकी वजह से हमने ये रिस्क लिया। आज हम हुकूमत में हैं, पर पॉलिसीज वही सेट हैं जो कि IMF के साथ, स्टेट बैंक के साथ जो कमिटमेंट्स पिछली हुकूमत ने, यानी कि इमरान नियाजी की हुकूमत ने की थी। तो हम एक तरह से एक फिक्स में भी हैं, पर इस अवाम के लिए, लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए जब हमने देखा कि तोशा खानों का सामान पूरी दुनिया में बिक रहा है, नीलाम हो रहा है, यहाँ पर ठेके और पोस्टिंग्स पर पैसे लिए जा रहे हैं, पूरे पंजाब में DCs और SPs भी पैसों पे लग रहे हैं, तो इन हालात में हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो वी टुक अ स्टेप, वी टुक अ स्टैंड,
पूरी जमहूरी ताकतें इस मुल्क की हमारे साथ इकट्ठा खड़ी हुई, जो इमरान के साथ थे वो भी इमरान को छोड़ के और हमारे साथ है, क्योंकि वो खुद हुकूमत में बैठे देख रहे थे कि इस मुल्क की क्या हालत इसने कर दी है। तो यस, वी हैव टेकन अ स्टैंड एंड देयर इज अ लॉट एट स्टेक, और हमें बहुत काम करना है। जो हमारे कंधों पे आज बोझ है जतोई साहब, वो बहुत भारी है। ऑल द बेस्ट टू यू। हम आपके साथ हैं तैमूर टालपुर साहब। उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मसाइल हल करेगी और तमाम तर फॉरेन फ्रंट के ऊपर जो चैलेंजेस है उससे भी जल्द अज जल्द निपटेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट जिसमें पकते हैं लजीज लजीज पकवान। होंगे आपके साथ वर्दा और समैया डालडा के दस्तरखान में। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। थैंक यू सो मच तलहा। लेकिन आज मेरे साथ सुमैया नहीं है, आज है मेरे साथ सहरिश। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? वीकेंड पे तो मैं ही होती हूँ आपके साथ। वीकेंड पे आप ही होती है मेरे साथ, हमेशा ये तलहा भूल जाते हैं। लेकिन आज सुमैया की बर्थडे है, तो हम सबकी तरफ से और बोल न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से सुमैया को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सुमैया। और बहुत खुश रहो सुमैया। हमारा केक कहाँ है? मंगा के रखिए, हम इफ्तार के बाद आ रहे हैं, केक खाएंगे। मंगाया है, वो ऊपर फ्रिज में आपका इंतजार कर रहा है। बस इफ्तार पे हम लोग एंजॉय करेंगे, पिक्चर्स भी शेयर करेंगे और हैवी रेड वेलवेट केक। अरे वाह, रेड वेलवेट केक, रोजा लग रहा है। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आपको साथ हम बताते हैं, हम रेसिपी भी लेके आए हैं आपके, क्योंकि ईद अब करीब आ गई, सेवैयाँ ही सेवैयाँ होंगी। हम सेवैयों से आपको रेसिपी बनाना सिखाएंगे, 2 से 3 किस्म की सेवैयाँ बनाना सिखाएंगे, ताकि आप 3 दिन ईद के हिसाब से वेरिएशन रख सकें। ठीक है जी। और साथ ही हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है, हमारी डॉक्टर मौजूद है हमारे साथ, डॉक्टर बतूल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, आप आई रमज़ानों में स्पेशली। और हमने कार्डियोलॉजिस्ट इसलिए आज इनवाइट किए हैं क्योंकि भाई पूरे रमज़ान गुजर गए हैं और हमने दबाई समोसे खाए हैं, पकौड़े खाए हैं। हमने फ्राइड चीज़ें खाना नहीं छोड़ी, चाहे जिनको हार्ट का इशू हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, कुछ भी हो जाए, हाथ पे कंट्रोल नहीं हुआ है। हमने कितना ही डाइट प्लान बता दिया और एक समोसा तो किसी ने नहीं खाया होगा, मैं शर्त लगा सकती हूँ। 2 समोसे तो मस्ट हैं। रोल भी बहुत खाए हैं। रोल भी बड़े क्या दुख भरी आवाज़ निकली है ना। तो डॉक्टर साहब से हम सवालात करेंगे इस बारे में कि भाई अब जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ ही गया है तो ईद के बाद कैसे कंट्रोल करें। और साथ साथ बताती चलूँ आपको, क्योंकि हम डालडा के दस्तरखान में हैं, तो रेसिपी भी स्टार्ट कर देते हैं और फिर आपसे सवालात भी करते हैं। ठीक है, रेसिपी का नाम क्या पहले ये बताएं जी। मेरी रेसिपी का नाम है नवाबी सवैयाँ। नवाबी सवैयाँ, नौलखा, नवाबी, मुगलई, तो जबरदस्त है भाई। होना चाहिए ना कुछ भाई, ईद वगैरह कुछ बना रहे हैं, कुछ सर्व कर रहे हैं, तो आप क्या बना रहे हैं? मैं नवाबी सवैयाँ बनाई है, शीर खुरमा तो बनता ही बनता है। अच्छा देखिए, नवाबी सवैयों के लिए क्योंकि सवैयाँ हैं, तो आप देखिए सवैयों को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है हाथों की मदद से तोड़ के। इसमें कोई भी मुझे एक पीस भी बड़ा नहीं लगेगा, जितनी ये चूरा हो जाएंगी उतना अच्छा है। आप ये देखिए, मैं ऐसे उठा के दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हाथ से आपने चूरा कर लेना है। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे 1 लीटर दूध, मेरे पास है यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, कंडेंस मिल्क। हम पहले कस्टर्ड बनाएंगे और फिर उसके बाद सेवैयों को हम सौते करेंगे पैन में, जस्ट घी ऐड करके। मैं यहाँ पे ऐड करूँगी डालडा का VTF बनास्पति। रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। साथ साथ हम स्टार्ट भी करते हैं। और मैं यहाँ पे पैन गरम कर रही हूँ फिलहाल, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डालडा का VTF बनास्पति, जिसमें 0.5% से भी कम ट्रांस फैट है। जबकि अगर आप किसी दूसरे बनास्पति घी में देखें तो उसमें 20% से भी ज़्यादा ट्रांस फैट होता है। तो हमारी हेल्थ के लिए बनास्पति VTF डालडा का सबसे बेस्ट चॉइस है। और जब सेवैयों को इसमें आप सौते करते हैं तो सबसे अच्छी इसमें जो बात है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है। और फिर जब आप खाएंगे तो ओहो बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून मैंने डालडा VTF बनास्पति लिया है, सही ठीक है। और इसको हम लिड लगा देते हैं। और साथ ही अब देखिए, जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म होगा बनास्पति हमारा, मैं इसमें सेवैयाँ ऐड कर दूँगी ये, ठीक है। सारी सेवैयाँ इसमें हम ऐड करके थोड़ा सौते कर लेंगे। और साथ ही 1 चुटकी इसमें मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर, और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ये पाउडर शुगर, यानी कि आइसिंग शुगर है मेरे पास यहाँ पे। खुशबू बहुत प्यारी आई है जैसे जी, आइसिंग शुगर और ड्राइड मिल्क पाउडर है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, ये टी वाइटनर नहीं है, मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगी, टी वाइटनर नहीं है, ये ड्राइड पाउडर है, सही है, मिल्क पाउडर है। ये आपने लेना है, इसको भून लेना है। और डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जब रमज़ानों में इतना खाया पिया है हमने, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।
तो ईद के बाद हम ऐसा क्या कर सकते हैं या डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल कर सकें? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, ये सवाल है कि इतनी सारी बदपरहेजी अब कर ली है, बिल्कुल क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? आखिर में डॉक्टर के पास ही भागते हैं ना। बिल्कुल, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपनी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल चेक करवाने ना पहुंच जाए अब। अब आपस की बातें मैंने रमजान से पहले करा ली थी। ये देखिए हमारे यहाँ चले पहले करा के आप खुश हो जाए, उसके बाद फौरी मत कराएं। लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुआ, पता था बैड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने रोल भी खाए हैं, समोसे भी खाए हैं, पकौड़े भी खाए हैं। अब आप बैक टू हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाएं। अब आपने जो नॉर्मल डे टू डे का आपका जो काम है उसमें आप बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं, तो डाइट भी अपनी हेल्दी डाइट पे वापस आएँ। कम तेल का, कम नमक का खाना स्टार्ट करें, ठीक है, और उसको इसी तरह से कंटिन्यू रखें। वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट के साथ साथ। आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर 25 to 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो है वो आप अपनी ज़रूर करें डेली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट के साथ साथ। तो बेहतर यही है कि जो भी चीज़ें आपकी हेल्थ को नुकसानदेह हैं वो ना कीजिए। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब नॉर्मली एक कॉमन अगर हम बंदे की बात करें जो बिल्कुल हेल्दी है, उसको हर साल कराना चाहिए लिपिड प्रोफाइल? देखिए, रिकमेंडेड ये है कि 20 इयर्स के बाद एक कोलेस्ट्रॉल की प्रोफाइल होनी चाहिए। 20 इयर्स के जो भी हो जाता है उसके बाद आपने एक स्क्रीनिंग प्रोफाइल करनी है। अगर आपके अपने डॉक्टर को आप चेक कराएं, अगर तो वो नंबर्स नॉर्मल हैं तो उसको रूटीन में रेगुलरली एनुअली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के नंबर्स हाई हैं और आपका डॉक्टर आपको कोई एडवाइस स्टार्ट देता है, चले ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर नवाबी सवैयाँ हमारी बन रही हैं, डॉक्टर साहब से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तो अभी बिजी है मेरा ख्याल है वर्दा, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और हमारा सेगमेंट चल रहा है डालडा का दस्तरखान और हम यहाँ पे बना रहे हैं नवाबी सवैयाँ। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ, एक रिकैप दे दूँ किस तरह से हम बना रहे हैं, और सारे थोड़े से काम कर लें, आप आ जाएं। ये चलाएं, आप ये कंटिन्यू स्टर करते हैं क्योंकि मैंने इस पर कस्टर्ड ऐड किया है। अच्छा, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, मैंने ये 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर लिया था, मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया था, और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डालडा बनास्पति लिया था। उसमें सेवइयाँ मैंने सौते कर ली और सौते करने के बाद इसको मैंने एक बोल में निकाल के रख लिया, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी, अच्छी सी हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आइसिंग शुगर कम ऐड की है क्योंकि मुझे दरमियाना मीठा रखना है। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं इसमें। एक चुटकी इलायची पाउडर डाला इसमें ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। आइसिंग शुगर आसानी से मार्केट्स में अवेलेबल है, अगर आपके पास घर पे नहीं है तो जो भी चीनी आपके पास है आप उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए, आइसिंग शुगर तैयार है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध गर्म पे लगाया था, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ये ऐड करके मैंने दूध में मिक्स किया और इसको अब हम बॉईल आने दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इतना वेट करेंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक शॉर्ट ग्लासेस मैंने लिए हुए हैं, यहाँ पे ये वाले मैंने ग्लासेस यूज़ किए हैं जो तकरीबन हर घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बहुत फैंसी से अगर आपके पास शॉर्ट कप्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप ये ऐसे वाले शॉर्ट ग्लासेस ले लीजिए, इसमें आप सिंगल डिज़र्ट की सर्विंग कर सकते हैं, ठीक है। ये थिक हो गया है, ये थिक हो गया है, चलें जी, सही है, हाँ जी। चलें जी, हमारे पास एक कॉलर भी मौजूद है सनाउल्लाह इस्लामाबाद से, उनको भी लाइव ले लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। सनाउल्लाह साहब कैसे हैं और क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, हम पानी ज्यादा पीते हैं अमूमन अफ्तारी के टाइम पे, तो हमारे पेट में दर्द होता है। अच्छा, और ज्यादा खाना भी खाते तो उस पे पेट दर्द करते, तो हम कितना खाना खाए? डॉक्टर साहब से यही सवाल है। ओके सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, सनाउल्लाह साहब का सवाल है कि वो इफ्तारी के बाद पानी बहुत ज़्यादा पी लेते तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और इफ्तारी के वक्त खाना भी बहुत खाते हैं तो भी उनके पेट में दर्द होता है, तो वो कितना खाएं? जिनसे उनके पेट में दर्द ना हो या खुद ही सवाल कर रहे हो, खुद ही उनको जवाब उसका पता है जी। खाने के फ़ौरन बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, आप थोड़ा टाइम दें उसको, एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा दें, और उसके बाद फिर अपनी आप पानी की इंटेक नॉर्मल करें। और खाने की हर चीज़ की देखें ज़्यादती बुरी है, अगर आपको पता है कि आप अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाएं, अगर आप ज़्यादा खाएंगे और फ़ौरन आप फुल फील करेंगे उसके बाद आप बहुत सारा पानी पी लेंगे तो वो आपका डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा।
तो बेहतर यही है कि भूख से थोड़ा सा कम खाइए और पानी में थोड़ा सा ब्रेक दें, ओवर ईटिंग ना करें। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल है कि अमूमन देखा जाता है कि जो यंग होते हैं लड़के, आसपास लड़कों को बहुत ज़्यादा हार्ट का इशू होता है, तो अगर उनको अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड एक बार अटैक होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और जबकि इसके बरक्स देखा जाए तो जो हमारे जो एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं हमारे, उनको तो 3-3, 4-4 अटैक्स होते हैं तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये वजह क्या है? हालांकि कहते हैं ना कि जवान तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने हाईलाइट किया। पिछले 5-6 सालों से तो हम बहुत देख रहे हैं कि जो यंगर पॉपुलेशन है 20s, 30s, 40s, इन्हीं को ज़्यादातर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और बात भी ये ठीक है कि शिद्दत उनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसमें देखें एक फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टोरियल है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि एक तो डाइट ख़राब है और दूसरा ये कि बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। ज़्यादातर हमारे यंग लोग जो हैं वो कंप्यूटर पर बैठने के काम हैं, चलते फिरते नहीं है ज़्यादा, जो खाना खा रहे हैं वो भी बाहर का खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रीयूज फेल यूज़ हो रहा है, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डाइट और लाइफस्टाइल पे काम करें, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और यंगर पॉपुलेशन में स्मोकिंग की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। सही, स्मोकर्स के अंदर हार्ट अटैक का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है बनस्बत ओल्ड एज वालों के। ओल्ड एज वालों में आहिस्ता आहिस्ता कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता नालियाँ तंग हो रही होती हैं, तो मुतबादिल जो है वो शरियानों के रास्ते बन जाते हैं। जो यंग पॉपुलेशन है उसमें स्मोकिंग की वजह से आपकी जो शरियाने हैं उनकी लाइनिंग डैमेज होती है, तो फ़ौरन ब्लड क्लॉट आता है और वो 100% उस आर्टरी को बंद कर देता है। तो जब फौरी तौर पे आपका ब्लड सप्लाई हार्ट को रुक जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से उनका सर्वाइवल जो रेट्स हैं वो कम है। सही है। डॉक्टर साहब इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं? यानी कि किसी की अगर अब बहुत से घरवाने ऐसे हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जेनेटिकली हार्ट का इशू होता है कि उनके मेल जो मर्द हज़ात हैं उनके मेल जेनेटिक्स में होता है हार्ट अटैक का, तो वो कैसे एहतियात कर सकते हैं, इस चीज़ से बच सकते हैं? देखिए हार्ट अटैक होने की वजूहात में तो यही मौरूसी होता है, हेरिडिटरी होता है लोगों को, और साथ में भी डाइट और लाइफस्टाइल जैसे मैंने आपको बताया है। तो देखिए हेरिडिटरी पे तो आपका इख्तियार नहीं है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो डाइट और लाइफस्टाइल है। अगर आप एट रिस्क हैं, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि आपकी फैमिली में है, तो आपको एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा एहतियात करनी है। जैसे कि डाइट के अंदर मैं आपको बताऊँ तो कम चिकनाई का खाना खाना है, कम नमक का खाना खाना है, ठीक है, और साथ में जो है वो एक्सरसाइज मस्ट है। 25 मिनट्स की वॉक या कोई भी ब्रिस्क फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अब एटलीस्ट 5 डेज अ वीक है। कच्चा नमक छिड़क के खाते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। अच्छा रमजान आई थिंक जी एक कॉलर भी मौजूद है, उनको भी ले लेते हैं। जी रमजान क्या सवाल करेंगे आप डॉक्टर साहिबा से? मेरा सवाल ये है कि सिस्टर के ना मेरी आंखों के इर्द गिर्द ना स्याह कलर में हल्के हैं, तो मैंने काफ़ी दवाइयाँ भी खाई हैं और क्रीम्स भी लगाई लेकिन वो जा नहीं रहे, तो प्लीज़ डॉक्टर साहब से कहें कि नुस्खा है तो बताएं। सही, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं जो नहीं जा रहे हैं, कोई नुस्खा बताएं जिससे डार्क सर्कल्स चले जाएं। दवाएं बहुत खाई हैं लेकिन नहीं जा रहे। हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, हाइड्रेशन इम्प्रूव करें अपनी, ठीक है, और ज़्यादा जो है नींद अच्छी लें। अच्छा हाइड्रेट करें, नींद अच्छी लें, बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, कच्ची वेजिटेबल्स खाएं, ये स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें, रात को सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल ना करें, उठते ही साथ ही मोबाइल इस्तेमाल ना करें, आंखों पे जोर पड़ता है, अंधेरे में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल ना करें, इससे भी डार्क सर्कल्स होते हैं। डॉक्टर साहब मैं गलत कह रही हूँ? ठीक कह रही हैं। अच्छा बल्कि मुझे अभी हम जब ब्रेक पे थे तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि हम अपने इस कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप अपने पूरे वीक में 2 टाइम्स अपनी मील में आप फ़िश को ऐड कर लें, तो आपकी जो पूरी जो नंबर्स हैं लिपिड प्रोफाइल के या फिर कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट के, वो आपके जो है इम्प्रूव होंगे और सारे नंबर्स इम्प्रूव होंगे। तो कोशिश करें कि फ़िश को ज़रूर ऐड करें। बिल्कुल। अच्छा जी चलें, ये देखिए आप देख सकते हैं नवाबी सवैयाँ हमारी रेडी हैं। 2 मैंने आपके सामने इस तरह से सर्व कर दी हैं, 2 सिंगल कप्स में, 1 लेयरिंग में आपके सामने करूंगी। ये देखिए एक एम्प्टी ग्लास में आपने क्या करना है, जो हमने सेवैयाँ तैयार की हैं उसकी एक लेयर लगा देनी है आपने फटाफट से। ये बहुत जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है। आपने देखा कितनी जल्दी बन गई है ये सैरिश, और कितनी मजे के लग रहे हैं वो ग्लास में जो बहुत अच्छी। अब आपने देखी नजर आ रही है एग्जैक्टली इस तरह से आप शेयर करें कितना खूबसूरत लगेगा नवाबी सेवैयाँ। अच्छा ये कस्टर्ड जो हमने बनाया था ये हम इसमें एक लेयर लगाएंगे। अच्छा ये आपके ऊपर है कि अगर आपके ग्लासेस बहुत बड़े हैं तो जितनी थिन लेयर आपने लगानी है उतनी लगाइए, अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट ग्लासेस हैं आपके तो उस हिसाब से आप लेयरिंग लगाइए। मैं एक नॉर्मल सर्विंग की लेयरिंग लगा रही हूँ। आप देखें एक मैंने ज़्यादा लगाई है, एक मैंने कम लगाई, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखें एक ही लेयरिंग लगाई, इसके ऊपर अब बादाम पिस्ते हम इसकी लेयरिंग करेंगे। आप देखिए इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स कहीं ऐड नहीं किए, तो मैं लेयरिंग के थ्रू इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से ऐड किया हमने, तो एक लेयर ड्राई फ्रूट्स की भी आ गई है। अच्छा यहाँ पे मैंने यूज़ की थी मेहरान की सेवैयाँ, इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो आप कहीं से भी जाकर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा से अब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। एक ये सेवैयों की जो हमने सेवैयाँ फ्राई करी थी डालडा के
बनास्पति में, ठीक है। मुझे टिश्यू पास करेंगी वहाँ से आप प्लीज़। और ये देखिए स्पून की बिल्कुल बैक से आपने हल्के हाथ से इसको सेटल कर देना है ताकि ये इवन हो जाए और एक लेयर फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा इसको हम गार्निश करेंगे आखिर में पिस्ते से। और ये देखिए ये थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए आप यहाँ से, ये देखें इस तरह से ये भी साफ़ हो गया। और यहाँ पे ये देखिए लेयरिंग होके तैयार हो गया है। इसको गार्निश आप कर सकते हैं, पूरा पिस्तों की लेयर से कर सकते हैं, या मैं थोड़ा सेंटर में इसको एक गार्निशिंग दे रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, और ये हमारी नवाबी सेवइयाँ तैयार हैं, आप देख सकते हैं। जितनी लेयरिंग चाहे अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मज़ेदार सी सेवइयाँ तैयार हैं। साथ में आप इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं कोका कोला, क्योंकि रमज़ान का असल मैजिक साथ बैठ के खाने में है। मेहरान की सेवइयाँ यहाँ पे यूज़ किए। मेहरान के प्रोडक्ट्स तमाम इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, इनकी सॉसेस भी अवेलेबल हैं, स्पाइसेस भी अवेलेबल हैं, आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर बतूल, आपने हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, हार्ट अटैक से किस तरह से बच सकते हैं हम सब, उसके बारे में आपने बताया। एंड सहरिश थैंक यू सो मच, ऑलवेज वेलकम। और आप ईद पे आ रही हैं ना हमारे पास? इंशाल्लाह। सही है, चलें जी इंशाल्लाह। हम सहरिश को इनवाइट कर रहे हैं, ये ईद पे हमारे पास आएंगी और इनसे एक दिन मैं रेसिपी बनवाऊंगी और वो डिसाइड करेंगे वो क्या बनाना है। जनाब नवाबी सेवइयाँ तैयार हैं, तो अब चलते हैं तलहा की जानिब। जी तलहा, ओवर टू यू। नवाबी सेवइयाँ बनी डालडा के दस्तरखान में वर्दा और सहरिश ने कमाल दिखाया। लेकिन हमेशा हैरान होता हूँ, कुकिंग शोज में सारी खवातीन होती हैं, कॉल सारे मर्द कर रहे होते हैं, पूछ क्या रहे होते हैं पानी ज्यादा पीने से पेट में दर्द क्यों होता है, आंखों में हल्के कैसे खत्म करें। भाई कुकिंग शो है, कुकिंग के सवाल पूछे। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। अब यकीनन मेरा फेवरेट सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं दीन की आखिरत में किस तरह तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी कैसे करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम दीन की बात करें, मेरे साथ मौजूद हैं बड़े खूबसूरत प्यारे से मेहमान जिनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा, जो नजराना नात पेश करेंगे। आकिब अली अल खैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप बारगाह अपने अकीदत का नजराना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। बिस्मिल्लाह। दसंगल के खजीने दे, दसंगल की खजीने दे, सारी दुनिया खांदिए खैरात मदीने दी। सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए ना, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लो एक बार, सुबह होते बाको कौन दे हर एक कोने दा, पुज वेंदा ए हाल मदीने विच, मिसकीन गरीब फकीर दी है वखरी बाल मदीने विच। असां दर दर ते धकड़े क्यों खाओ, ओ साडा है लजपाल
मदीने विच जेंदी सबर किथे ना गाल बने ओंदी बनदी है गाल मदीने विच मैं सिर्फ देख लो एक बार सुबह तैबा को भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब अली अल खैरी साहब, बड़ी खूबसूरत आपने नजराना अकीदत पेश किया। आका दो जहां रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और मेरी दुआ है कि वो कबूल और मकबूल करें आपके इस नजराने को। यकीनन जब इस्लाम की बात होती है तो हम आज मुसलमान ये समझते हैं कि रोज़े रमज़ान में ही होते हैं, रमज़ान में ही रोज़े रखने हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। रोज़े पूरे साल रखने चाहिए, 12 महीने रखने चाहिए। एक शख्स आया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि मेरे जिस्म में बड़ी ताकत है, मैं रोज़ रोज़े रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ रोज़े ना रखो, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमतें बरकतें पैदा की हैं, ये तुम्हें खानी है। तुम एक काम करो, तुम महीने में 3 दिन रोजे रखो। जब तुम एक रोजा रखते हो अल्लाह तुम्हें 10 रोजों का सवाब देता है, तुम 3 रोजे रखते हो अल्लाह तुम्हें पूरे महीने के रोजों का सवाब देता है। उस शख्स ने फिर भी जोर दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे जिस्म में ज़्यादा ताकत है, मैं ज़्यादा रोजे रख सकता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दाऊद अलैहिस्सलाम से अच्छे रोजे किसी के नहीं थे। वो एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन छुट्टी करते थे। तो इसी वजह से हमें मालूम होना चाहिए कि एक तो हम रोज रोजा नहीं रख सकते आम दिनों में, हमें एक दिन रोजा रख सकते हैं, एक दिन हम नागा कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम महीने के 3 दिन भी रोजे रखें, अल्लाह ताला हमें पूरे महीने के रोजे के सवाब देता है। और ये भी याद रखिए कि आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर हफ्ते में 2 रोजे रखते थे। मंडे को वो रोजा इसलिए रखते थे कि फरमाते थे कि ये मेरी पैदाइश का दिन है, इसीलिए मैं रोजा रखता हूँ। और थर्सडे को भी रोजा रखते थे। तो प्लीज मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि रोजों को सिर्फ रमजान तक आप कॉन्फिस्केट ना करें, पूरे साल रोजे रखा करें। रूह की ग़िज़ा है, नफ्स को कंट्रोल करती है और सारी बुराइयां जिस्म से पाक कर देती है। वर्दा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो मसला भी ये है कि जब हम रमज़ान के ही रोज़े आते हैं तो हम उसको इस इबादत की तरह नहीं लेते। हम ये नहीं समझते कि हमारी रूह की ग़िज़ा है या हमारी बॉडी के जो टॉक्सिक हमारे अंदर जमा होती है उसको निकाल रही है, हम उससे ज़्यादा अला वला खा लेते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि रमज़ान में रोज़ों को रोज़े की तरह ही रखें। आप समझें कि रूह की ग़िज़ा है और इतना एक्स्ट्रा ना खाएं कि फिर आपको कॉल करनी पड़े कि ज़्यादा खाते हैं तो पेट में दर्द होता है, पानी ज़्यादा पी लेते हैं। तो जनाब इसी के साथ ही आज का एपिसोड ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे। 4 बजे देखना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल हम सबकी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।